हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीडिंग एंड देन मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुवर्ड्स और कंट्रोलिंग इन दिस वीडियो एट अ सेम टाइम। अच्छा, बेसिकली लीडिंग और लीडरशिप हम लोगों को आगे पढ़ना है, जिसमें हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, लेजिस्फेयर, बेसिकली पूरा लीडरशिप टाइप्स के बारे में हम लोग आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, व्हाट डू मीन बाय लीडिंग, और लीडिंग मतलब होता क्या है, लाइक मोटिवेशन करना, और कितना जरूरी है एक लीडर को यानी सुपरवाइजर को अपने इंप्लॉय को साथ में लेके चलना। तो उस बारे में, तो लीडिंग इज एन अनदर ऑफ द बेसिक फंक्शन विद इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। लीडिंग इज द यूज ऑफ द इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्या बोल रहा है? मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हम अचीव कर सके। रिचर्ड डाफ्ट, मैनेजर मस्ट बी एबल टू मेक एम्प्लॉयज वांट टू पार्टिसिपेट इन अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। थ्री कंपोनेंट्स मेक अप द लीडिंग फंक्शन। तो बोल रहा है मैनेजर के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके और लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ आगे बढ़ा सके। तो पहला है मोटिवेशन एम्प्लॉय, दूसरा इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय, तीसरा फॉर्मिंग इफेक्टिव ग्रुप्स। ठीक है, तो पहली बात तो हमको मोटिवेट करना है, और मोटिवेशन कैसे होगा? इन्फ्लुएंस के थ्रू। यू हैव टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉइज की वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ अपना ध्यान लगाएं। और तीसरा एक ऐसा हेल्दी ग्रुप बनाना है, ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना जो कि वर्क ओरिएंटेड हो और काम पे 100% फोकस करे। तो लीडिंग प्रोसेस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव टुवर्ड्स गोल अटेनमेंट। ठीक है, तो ये होता है लीडिंग। और इसके अंदर अब लीडरशिप होता है। तो लीडरशिप कैसे टाइप के होते हैं और क्या टाइप के होते हैं, डिक्टेटरशिप फॉलो करते हैं या डेमोक्रेटिक वे में होते हैं, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लीडरशिप के अंदर नेक्स्ट हम लोग को जो स्टार्ट करना है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन द कंट्रोलिंग फंक्शन वी हैव टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डेविएशन एंड वी हैव टू देन टेक द करेक्टिव एक्शंस सो दैट जो भी डेविएशन आ रहे हैं उसको ठीक करके ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ सके। क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा प्लान जो है वो सही से इंप्लीमेंट हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, तो उन गलतियों को सुधारने का काम करता है कंट्रोलिंग। तो बेसिकली from president to supervisor, controlling is the function that is performed utmost carefully by our manager. Controlling refers to the task of ensuring that the activity are proceeding the preset target or goals. Controlling is aimed at monitoring the outcome of the activity, reviewing feedback, information about this outcome, and if necessary, take corrective action. ठीक है, in the words of Anthony, controlling is the process by which manager assure that recourses are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organizational objective. ठीक है, तो बेसिकली वही चीज बोल रहा है घुमा फिरा के कि जो डेविएशन है उसको करेक्टिवली देखना, चेक करना और फाइनली उसके अगेंस्ट में एक्शंस लेना। ठीक है, हिग्स और मैसेज बोलते थे कंट्रोल इज एनी प्रोसेस दैट गाइड्स एक्टिविटी टुवर्ड्स सम प्रीडिटरमाइंड गोल्स। हिग्स और गलत बोलते थे that controlling is the process by which management sees if what did happen and what was supposed to happen if not necessary adjustments are made। तो बोल रहा है कि इनके अकॉर्डिंग वो लोग बोलते थे क्या अभी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या ऑर्गेनाइजेशन में आगे हो सकता है, और वो जो हो सकता है उसको रोकने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। ठीक है, तो ये तो बेसिकली डिफरेंट ऑथर्स के डेफिनेशन तो तुम लोग को शुरू में देखते थे, कून्स एंड डोनेल का भी दिखता है। ठीक है, तो वो सब डेफिनेशन तुम लोगों को जस्ट एक बार देख लेना है, मुझे लगता है एमसीक्यू बेस में तुमको डेफिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कून्स एंड ओडेनल का। तो देखो, contended the managerial control implies the measurement of accomplishment against the standard। तो बोल रहा है accomplishment कितना कर पाया स्टैंडर्ड के बेसिस पे कंपेयर करना होता है। ठीक है, एंड द करेक्शन ऑफ डेविएशन टू एंश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो बोल रहा है और कोई भी डेविएशन होगा तो उसके अगेंस्ट पे करेक्टिव एक्शन लेना ताकि प्लान अचीव होता है। घुमा फिरा के सब एक ही बात बोल रहे हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करो और कोई अगर डेविएशन है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लो। ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू प्लानिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग ही तो स्टैंडर्ड होता है, प्लानिंग ही तो स्टैंडर्ड होता है। अगर स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा, इसलिए। ठीक है, इनफैक्ट कंट्रोलिंग इज एन इफेक्टिव काउंटर पार्ट टू प्लानिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर so entwined that it becomes almost impossible to determine where one leaves off and the other begins। Planning without corresponding control are off to hollow hopes। बोल रहा है प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना hollow, खोखला, खाली होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर क्या आता है? पहला होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टैंडर्ड कैसा भी हो सकता है, जैसे आप लोगों को सेल्स का टारगेट सेट करना है कि आने वाले 3 महीने तक हम इतना सेल्स करेंगे या तो प्रोडक्शन करेंगे या फिर हम लोग इतना टारगेट अचीव करेंगे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करना, और प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट होते हैं। तो पहला काम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ है बोल रहा है बिफोर सेटिंग स्टैंडर्ड्स मैनेजर टेक नेसेसरी स्टेप्स सच एज स्टडिंग द वर्क कैरेक्टर, सेटिंग द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ गोल परफॉर्मेंस। ओके, और वो बोल रहा है मैनेजर को ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड्स आर नॉट रिजिड।
rather than they are rationally flexible। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को रिजिड ना रखें, फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि हो सकता है कि स्टैंडर्ड्स इमेजिनरी तो आगे चल के उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़े। जैसे तुम लोगों को पता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। व्हाई प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? बिकॉज प्लानिंग्स आर मेंट टू बी चेंज, प्लानिंग चेंज होगी आगे चल के। तो इसीलिए यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फाइनली जब प्लानिंग हो गई है तो फाइनली जो इंप्लीमेंटेशन हो गया है, तो इंप्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग अब हम लोगों का जो एक्चुअल में अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस हो रही है, अभी जो परफॉर्मेंस चल रही है, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। ठीक है, फिर करो कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। तो स्टैंडर्ड सेट किया था, एक्चुअल के साथ कंपेयर करो। जैसे मान लो 3 महीने में टारगेट था कि 10,000 यूनिट्स हम लोगों को प्रोड्यूस करनी है, और मान लो अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस सिर्फ 8,000 ही हुई है 3 महीने में, तो जो 2,000 का डेविएशन आया है वो डेविएशन कहाँ है, तो वो कंपैरिजन से पता चलेगा। और फिर करेक्टिव एक्शन लो, तो वो जो 2,000 का डेविएशन है वो किस वजह से आया, तो करेक्टिव एक्शन लो, ताकि आने वाले 3 महीने में जो 10,000 का टारगेट है वो अचीव हो जाए, 10,000 या उससे ज्यादा अचीव हो जाए, तो वो करेक्टिव एक्शन ले। तो बाकी ये तुम लोग रीड कर लेना। ठीक है, ये बस वैसे ही ग्रॉस पॉइंट्स है। ठीक है, करेक्टिव एक्शन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? रीसेटिंग द स्टैंडर्ड, हो सकता है मैंने वेग सा स्टैंडर्ड सेट किया और 10,000, हो सकता है एक्चुअल जो आउटपुट है वो 8,000 ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो रीचेक करो स्टैंडर्ड को। रीअलोकेशन ऑफ ड्यूटीज टू एम्प्लॉय, हो सकता है एम्प्लॉइज जो मैंने अलॉटमेंट किया था, एम्प्लॉइज को जो मैंने काम सौंपा था एम्प्लॉइज को, वो इफेक्टिवली ना कर रहे हो, तो एम्प्लॉइज का रीअलॉटमेंट रीअरेंजमेंट कर दो। चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क नहीं किया हो उस तरीके से जिस तरीके से मैंने प्लानिंग के दौरान सोचा था कि नहीं यार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसे वर्क करेगा, पर वो नहीं किया हो। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, हो सकता है एम्प्लॉइज डिमोटिवेट हो गया तो उनको मोटिवेट करने से बढ़ जाए 2,000 का आउटपुट। और फाइनली ट्रेनिंग और सिलेक्शन, हो सकता है ट्रेनिंग करने से आउटपुट बढ़ जाए, तो ट्रेनिंग और सिलेक्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो दिस कैन बी द करेक्टिव एक्शंस। तो फाइनली कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। तो व्हाट टू कंट्रोल, अब कंट्रोल करना क्या है? सबसे पहले कंट्रोलिंग करने के पहले ये तो पता करना पड़ेगा कंट्रोल करे क्या, सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो किस किस चीज को कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है उस बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वर्क यूनिट के अंदर मैनेजर हैज टू डिसाइड इन एडवांस द एरिया ऑफ पॉइंट्स और एक्टिविटीज व्हिच इज नीडेड टू बी कंट्रोल। तो मैनेजर को पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि कहां कहां पर कंट्रोलिंग की आवश्यकता है। ठीक है, these are to be selected based on their importance in relation to whole एक्टिविटी एंड डिजायर्ड रिजल्ट। और वो किस बेसिस पे होगा? जो हम लोगों को रिजल्ट चाहिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे किस किस जगह पे कंट्रोलिंग की जरूरत है। ठीक है, दिस लीड अस टू एग्जामिन टू कॉन्सेप्ट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शन, और मैनेजमेंट एक्सेप्शन भी बोला जाता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये भी बोला जाता है इस पॉइंट को। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, मैं तुमको पहले शॉर्ट में समझाता हूं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर ये होता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो मैं हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूं, पर जब ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, तो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी हर जगह पे अपना ध्यान रखना, हर जगह पे परफॉर्मेंस को मेजर करना इज नॉट पॉसिबल। तो सिचुएशन में मैनेजर डिसाइड करता है कि हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, यानी कि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे मशीन का बॉयलर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मशीन के बॉयलर पे हम टाइम टू टाइम चेकिंग करेंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं ना, मशीन का बॉयलर कोई चेक नहीं करता जाके कंट्रोलिंग के अंदर, पर मशीन का बॉयलर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब जैसे जैसे मशीन बड़ी हो गई तो उसका बॉयलर को हम चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बॉयलर फटा तो बूम। ठीक है, तो इसीलिए तो ये चीज है। तो क्रिटिकल पॉइंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन पे फोकस करना इज मोर इंपॉर्टेंट, तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही ध्यान देंगे हम। दूसरा है तुम्हारा कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शन। कंट्रोल ऑफ एक्सेप्शन मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि हम लोग सारी चीजों को देख रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में डेविएशन ज्यादा है। जहां डेविएशन ज्यादा है वहां पर हम कंट्रोलिंग करेंगे, और जहां डेविएशन थोड़ा आसपास है, मतलब 100 बनाना था 120 हो गया या 110 हो गया, ऐसा मतलब 100 बनाना है तो 102 98 हो गया, तो डेविएशन ज्यादा नहीं है। पर कहीं 100 बनाना था 150 हो गया, 140 हो गया या 70 हो गया, तो वहां पर हमको देखने की जरूरत है डेविएशन इतना ज्यादा क्यों है। तो जहां डेविएशन ज्यादा होंगे, जो एक्सेप्शनल आइटम है, डेविएशन ज्यादा मतलब एक्सेप्शनल, तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो, एक्सेप्शन मतलब होता था जहां डेविएशन ज्यादा है, क्योंकि बिकॉज दिस बिकम्स एक्सेप्शनल, और जहां कम डेविएशन है उसको हम लोग इग्नोर मार सकते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट यहां पर लिखे होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इन अ सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्टिविटी कैन बी वॉच्ड और कंट्रोल इन अ क्लोज मैनर। यस वी नो, अगर एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट एज सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स बनता जाता है, इट मे बी नॉट पॉसिबल नेसेसरी इकोनॉमिकल टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो बोल रहा है ये हमारे लिए इकोनॉमिकल भी प्रूफ नहीं होगा, हमको कॉस्टली भी पड़ जाएगा, और हम हर चीज पे अपना ध्यान दे नहीं सकते, क्योंकि फिर डिवाइडेड हो जाएगा टेंशन हमारा। ठीक है, तो उन केसेस में कंट्रोलिंग हैव टू बी सिलेक्टेड, तो उस सिचुएशन में हम सिलेक्टिव कंट्रोलिंग अपनाएंगे। ठीक है, अ फ्यू की एरियाज एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी द परफॉर्मेंस हैज टू बी आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल अटेंशन हैज टू बी फोकस ऑन देम। द अंडरलाइंग assumption is that the selected key area aspects are critical to the survival and success of the system in being sense being limited and bottleneck factors that by paying attention to them it is possible to ensure planned performance of the whole operation। तो बोल रहा है पूरे पूरे ऑपरेशन में जो प्लान परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकती है, वैसे क्रिटिकल जोन्स, वैसे क्रिटिकल और सर्वाइवल और सक्सेस से रिलेटेड जोन जो है
हम वहां पर फोकस करेंगे एज कंपेयर टू जो छोटी मोटी चीजें हैं जो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकती, क्योंकि सब जगह अगर फोकस डालने की कोशिश किए तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहीं पर भी नहीं हो जाएगा, ना इधर का रहा ना उधर का, आगे कुआं पीछे का ही कहां जाएगा भाई। उससे अच्छा एक जगह अपना अनडिवाइडेड अटेंशन रखो और उस पर फोकस करो। जैसे मैं भी तुम लोगों को बोलता हूं पहले 2 सब्जेक्ट पढ़ो और 2 सब्जेक्ट को अच्छे से खत्म कर लो, फिर 2 सब्जेक्ट पढ़ो, फिर उसको अच्छे से कंप्लीट करो, फिर चारों को एक साथ पढ़ो। क्योंकि अगर तुम चारों पढ़ने की एक साथ कोशिश करोगे तुम्हारा अटेंशन 4 जगह डिवाइड हो जाएगा, जबकि अगर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 2 जगह तुम्हारा दिमाग डिवाइडेड है और उतना तुम हैंडल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ सिंपल टेक्निक। द सिलेक्टिव की एरियाज फॉर द कंट्रोल आर वेरियसली कॉल्ड की रिजल्ट एरिया। ये देखो एमसीक्यू का बना, ठीक है, पॉइंट कि अगर तुमसे क्वेश्चन आ गया कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में जो सिलेक्टेड की एरियाज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग की रिजल्ट एरियाज बोलते हैं। ठीक है, की सक्सेस फैक्टर्स, क्रिटिकल पॉइंट्स और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इन द एरिया ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एबीसी एनालिसिस। तो बोल रहा है इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए जैसे हम लोग एबीसी एनालिसिस यूज करते हैं, ए बी सी रेटिंग देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है एबीसी एनालिसिस तुम इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, और की सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट, ये इतनी चीजें अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन में तुम लोगों को बताया कि जहां पर डेविएशन ज्यादा है उस पर फोकस करेंगे, जहां डेविएशन ज्यादा नहीं है वहां फोकस नहीं करेंगे। तो देखो ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये देखो एमसीक्यू क्वेश्चन बना, इसका नाम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन भी होता है, मैं पहले भी बताया। The principle is widely practiced by manager in organization. It means that manager at each level should pay attention to only exceptional and significant deviation from planned result. तो बोल रहा है only exceptional और significant deviation, मतलब जहां deviation ज्यादा है सिर्फ वहीं पर फोकस करेगा। Only exceptional instance of offline function of the system should deserve managerial attention and remedial action. Performance which is largely within the permissible standard in spite of the presence of a minor deviation or disorder need not to be addressed by the manager. तो बोल रहा है जहां पर सिर्फ माइनर से परमिसेबल स्टैंडर्ड और प्रेजेंस ऑफ माइनर डेविएशन हो उसको मैनेजमेंट इग्नोर कर सकती है, नीड नॉट टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, दिस आइडिया बिहाइंड द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन इज दैट नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो बोल रहा है ये आइडिया जो है वो नो न्यूज इज गुड न्यूज पे बेस्ड है। ठीक है, इफ देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट द प्रिजम्पशन इज दैट द सिस्टम इज फंक्शनिंग ऑलराइट। तो बोल रहा है कि अगर कुछ भी रिपोर्ट करने लायक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने पढ़ा कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन क्या होता है और मैनेजमेंट बाय कंट्रोल भी जिसको बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल हम लोग को पढ़ना है, तो 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल है जो कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज होते हैं, जो कि पहला है हिस्टोरिकल और फीडबैक, दूसरा है कॉनकरेंट और तीसरा प्रेडिक्टिव ऑफ फीड फॉरवर्ड। तो बेसिकली मैं तुम लोग को इसको शॉर्ट में समझाता हूं, होता क्या है कि हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्रीवियस परफॉर्मेंस की जो फीडबैक होती है, जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है उसका यूज करते हैं और उसके बिहाफ पे प्लान्स और पॉलिसीज बनाते हैं, आगे इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बेसिस पे कंपैरेबल स्टैंडर्ड, इसको बेसिकली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं और उसके बेसिस पे हम कंपेयर करके आगे की डिसीजन मेकिंग वगैरह या आगे के प्लान्स पॉलिसी बनाते हैं। तो दैट इज हिस्टोरिकल और फीडबैक। दूसरा है कॉनकरेंट। कॉनकरेंट मतलब हम प्रेजेंट सिचुएशन के बेसिस पे बात करते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो अभी चल क्या रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में हम लोगों को किधर एड्रेस करने की ज्यादा जरूरत है, तो दिस इज कॉनकरेंट। और प्रिडिक्टिव और फीड फॉरवर्ड भी बेसिकली वही है कि तुम लोगों का यहाँ पर प्रिडिक्शन, यहाँ पर जो तुम्हारा फोरकास्टिंग है ना, वो जो कंट्रोलिंग का होने वाला है वो तुम्हारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके डेविएशन को बताएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसकी जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो फीडबैक कंट्रोल में और ये रहा कॉनकरेंट और ये हो गया फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ठीक है, तो देखो इसमें इन ऑल फिजिकल बायोलॉजिकल सब मैसेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ये वो ये देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक इज इंपॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नोन एज पोस्ट कंट्रोल। पोस्ट कंट्रोल, ठीक है, मतलब आगे जो हम लोग फ्यूचर को कंट्रोल करने वाले, विच रिफर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्लीटेड एक्टिविटी। तो देखो कहाँ की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, कंप्लीटेड एक्टिविटीज की, मतलब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। काहे की इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन एंड टू टेक करेक्टिव एक्शन टू इंप्रूव सिमिलर और एक्टिविटी इन फ्यूचर। तो ताकि हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सके, ताकि हम लोगों की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाए। ठीक है, अदर वर्ड्स में बोला जाए तो इट परमिट्स द मैनेजर टू यूज इंफॉर्मेशन ऑन पास्ट परफॉर्मेंस टू ब्रिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो मैंने तुमको यही बोला कि पास्ट परफॉर्मेंस को एज अ स्टैंडर्ड बना के फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग की जाती है विद प्लान्ड ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स। पोस्ट कंट्रोल हेल्प इन टेस्टिंग वैलिडिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टैंडर्ड। पोस्ट कंट्रोल क्या करता है, वैलिडिटी को चेक करने में और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टैंडर्ड को चेक करने में हेल्प करता है। टू मेक पोस्ट कंट्रोल मोर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव, analysis of post performance is required to be made as quick as possible to control report should have been submitted to the manager without loss of time। तो बोल रहा है इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम ये परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन और एनालिसिस करना पड़ता है और जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम मैनेजर को प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो करेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सके। कॉनकरेंट में बताया प्रेजेंट सिनेरियो पे बेस्ड है, प्रेजेंट सिचुएशन पे बेस्ड है। तो देखो
It is known as real time or steering control. It is concerned with the adjustment of performance before any major damage is done. तो वही बात है कि यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में अगर तुमको ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ तो गलत है, जैसे मान लो तुम लोगों को फीलिंग आ जाती है पहले से कि नहीं यार कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो तुम लोग क्या करते हो, उस गड़बड़ी को सही करने के लिए पहले से करेक्टिव एक्शंस ले लेते हो। ठीक है कि नहीं यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बुखार चढ़ रहा है, ठीक है एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग को ऐसा लग रहा है मेरे को फीवर आ रहा है, तो अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो तुम कुछ भी सिचुएशन बिगड़ने के पहले क्या करोगे, अपनी कोरोना की टेस्टिंग कराओगे, कोविड की टेस्टिंग कराओगे और प्लस पैरासीटामोल दवाई और कफ सिरप वगैरह लेना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि यू फील कि कुछ गलत हो रहा है। तो उसके पहले कि कुछ गलत हो जाए, कुछ मेजर या डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तुम अपने आप को होम क्वारंटाइन करोगे 14 दिन के लिए, ठीक है, और अपना कोरोना का टेस्ट कराओगे ताकि तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे लोकेलिटी में ये कोविड ना फैले। तो दैट्स लाइक दिस, ठीक है, कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है और उसके पहले कि कुछ सिचुएशन बिगड़ जाए और हाथ से निकल जाए, तुम करेक्टिव एक्शन ले लोगे। तो दैट इज कॉनकरेंट, ठीक है। For instance, the navigator of a ship adjusts its movement continuously to drive of a car adjusts its steering continuously depending upon the direction of the destination obstacle and other factor. तो बोल रहा है जब हम कार चलाते हैं, जब हम शिप चलाते हैं, तो जो उसका स्टीयरिंग होता है उसको हम लोग टाइम टू टाइम मोड़ते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम लोगों का फैक्टर क्या, हम लोग को कहाँ पहुंचना है, हमारा डायरेक्शन क्या, हमको किधर मुड़ना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं हम पहले ही मेजर क्या बोलते हैं, हम लोग स्टीयरिंग मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं बिफोर की कुछ हम लोग सब गलत हो जाए, हम गलत डायरेक्शन में चले जाए, हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। In a factory, control chart is an example of concurrent control. Concurrent control occur while an activity is still taking place. बोल रहा है concurrent तब होगा जब activity still taking place, continuous. मैं बोला ना present. Basically this is related, तुम इसको present से याद रख सकते हो, concurrent को तुम present से याद रख सकते हो, मैं भी ऐसे याद रखा हूँ कि concurrent is related to present, कि present scenario अभी क्या चल रहा है, अगर कुछ गलती हम लोगों को फील हो रही है, हमको लग रही है कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसको पहले से करेक्टिव एक्शन ले ले, इससे बड़े कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए या कोई बड़ा लॉस हो जाए, ठीक है। फीड फॉरवर्ड कोरोना का बेस्ट एग्जांपल मिल गया, अभी अभी सोचा मैं, मेरे को आइडिया भी नहीं था कि मैं कोरोना का एग्जांपल दे दूंगा, बट बेस्ट सूट हो गया इस सिचुएशन पे, ठीक है। फीड फॉरवर्ड में बोला फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इन्वॉल्व करता है इवैल्यूएशन ऑफ इनपुट। फीड फॉरवर्ड फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन इट्स वीकेस्ट लिंक। बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन कभी भी स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकती उसके वीकेस्ट लिंक से, ठीक है। For instance, if a machine is not functioning properly, the operator will look for certain critical components to see whether they are working well or not. तो बोल रहा है अगर एक मशीन काम नहीं कर रही तो सबसे पहले मशीन खोल के तुम क्या देखोगे, सबसे पहले तुम मशीन खोल के उसके जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको चेक करोगे। कार्बोरेटर चेक करोगे, जैसे गाड़ी खराब हुई तो इंजन चालू नहीं हो रहा है, पेट्रोल आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए कार्बोरेटर चेक करोगे। फिर कार्बोरेटर नहीं चला तो फिर तुम लोग वो चेक करोगे, क्या नाम होता है वो होता है ना साइलेंसर में लगा हुआ रहता है कुशन टाइप का, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, वो चेक करोगे। फिर भी नहीं चला तब फिर इंजन खोल के देखो, तो तुम मेजर पार्ट चेक करोगे कि तुम सेल्फ स्टार्ट चेक करोगे, नहीं सेल्फ स्टार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, गाड़ी चालू नहीं हो रही है तो तुम उसके मेजर पार्ट पहले चेक करोगे, ठीक है। द सेम लॉजिक अप्लाइज टू फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन एंड मॉनिटर द क्रिटिकल इनपुट्स इनटू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो क्रिटिकल इनपुट्स है उनको हमको चेक कर रहे हैं सबसे पहले, और फिर उनका हम लोगों का इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, क्रिटिकल इनपुट का। Preventive maintenance program is an important example of fleet control system. It is employed to prevent a breakdown in the machinery. बोल रहा है प्रिवेंटिव, ये देखो यहाँ पर हेलो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। बेसिकली फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है वो तुम लोगों का इसी चीज के लिए यूज किया जाता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा जो चल रहा है, ऑपरेशन क्या, प्रोडक्शन का काम जो चल रहा है उसके जो की फैक्टर्स है उन पे ध्यान देना, ठीक है। उनके अगर वो वर्क नहीं कर रहे तो उनके क्रिटिकल पॉइंट्स पे ध्यान देना। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है वो मशीन अगर सही से काम नहीं कर रही है तो फिर सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे, उसके मेजर पार्ट्स चेक करोगे, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल का, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन इन ए मशीन। अगर मशीन ब्रेकडाउन हो रही है तो उसको ब्रेकडाउन होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। Another example of feed forward control is formulation of policy to prevent critical problem from occurrence। जैसे कि इसमें अब एक एग्जांपल है तुम्हारा एब्सेंटिज्म का। तो कोई नया एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन का है तो तुम पहले से बता दो कि भाई एब्सेंट मारेगा तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तुम्हारा सैलरी कट सकता है या तुमको एब्सेंटिज्म का ये भुगतान भरना हो सकता है। तो इसीलिए और एब्सेंटिज्म के परसेंटेज के बेसिस पे प्रमोशन भी होता है, या जो भी पॉलिसी है यार एब्सेंट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तुम वो उसको पहले से ही चेता दो, पहले से ही बता दो ताकि एब्सेंटिज्म ना हो ज्यादा, ठीक है। तो वो है फीड फॉरवर्ड, मतलब पहले से ही मेजर चीजों को तुम वो कर दो, एड्रेस कर दो, ठीक है। बेसिकली पहले से ही तुम मेजर चीजों को एड्रेस कर दो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अ पॉलिसी ऑफ एब्सेंटिज्म मे बी कम्युनिकेटेड टू अ न्यू एम्प्लॉय टू हेल्प एंड प्रिवेंट पोटेंशियल प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय एब्सेंटिज्म। समझ में आ गई बात? यस। तो ऐसे होगा ये। नेक्स्ट हम लोगों का प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम। एक मिनट, चलो अब हम देखते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के प्री रिक्विजिट्स यानी प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? प्री रिक्विजिट्स मतलब होता है प्री रिक्वायरमेंट्स मतलब पहले के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। तो एनी कंट्रोल सिस्टम शुड मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू
बी इफेक्टिव विच आर इंडिकेटेड बिलो। तो देखो देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द टाइप ऑफ फंक्शन एंड द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है एक मैच होना चाहिए किसके बीच में, टाइप ऑफ फंक्शन और सिस्टम ऑफ कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल का सिस्टम तुम बिठा रहे हो, कंट्रोलिंग सिस्टम लगा रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें तो तुम फंक्शन कर रहे हो, दोनों के बीच में मैच तो होना चाहिए ना हर लेवल पे। अगर मैच ही नहीं है तो क्या फायदा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कंट्रोल सिस्टम शुड बी सेंसिटिव इनफ टू पॉइंट आउट डेविएशन फ्रॉम प्लान्स immediately so that correction action can be initiated with little loss of time and before any damage is caused। बोल रहा है कंट्रोल सिस्टम इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि तुरंत तत्कालीन परिस्थितियों में तुमको जो डेविएशन आ रहा है वो बता दे, ताकि तुम तुरंत इमीडिएट बेसिस पे करेक्टिव एक्शन ले सको, इसके पहले कि कोई मेजर लॉस तुमको बियर करना पड़े। द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड फॉरवर्ड लुकिंग लाइक द प्लानिंग सिस्टम to enable the organization and its subsystem to adopt and adjust their goals and the mean of reaching them into turn the change in the environment that is maintain a sort of dynamic equilibrium। सिंपल बात में बोलूं तो कंट्रोलिंग सिस्टम डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक मतलब चेंजिंग के साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हमको कंट्रोलिंग, जैसे हम प्लानिंग चेंज करते हैं वैसे कंट्रोलिंग भी चेंज होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम, देखो तुम लोग सुने हो ना रिजिड रेड टेपिज्म, कभी बिजनेस में वर्ड सुने होगे, तो जहां जितना चीजें रिजिड होती है, जितने ज्यादा तुम अपने को रिजिड बनाओगे उतना तुमको प्रॉब्लम होगा आगे चल के। यू हैव टू आल्सो बी फ्लेक्सिबल। अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और तुम्हारा कभी ट्रांसफर हो गया, तो अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि तुम नए एनवायरमेंट में तुरंत अपने आप को ढाल लो, अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम मत होने दो, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम शुड फोकस ऑन स्ट्रेटेजी एंड की एक्टिविटीज एरियाज और पॉइंट विच आर क्रिटिकल टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। बोल रहा है क्रिटिकल एरिया पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम शुड एनेबल द मैनेजर टू यूटिलाइज देयर टाइम एंड टैलेंट मोस्ट इफेक्टिवली बाय कंसंट्रेटिंग एज अ मेजर एक्सेप्शनल डेविएशन फ्रॉम प्लान। बोल रहा है जहां पर मेजर और एक्सेप्शनल डेविएशन फ्रॉम प्लान होता है, कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मैनेजर के ध्यान को उधर ज्यादा फोकस करवाए, ठीक है। Control system should be formal and objective as far as possible in the fairness to those whose performance is monitored, regulated and evaluated to some extent quantification of performance standard meet this requirement। तो क्या बोल रहा है, कंट्रोल सिस्टम फॉर्मल और ऑब्जेक्टिव इतना होना चाहिए कि वो फेयरनेस दिखा सके किसमें, परफॉर्मेंस, जिसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है, रेगुलेटेड हो रही है, इवेल्युएट हो रही है, और टू सम एक्सटेंट क्वांटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मीट द रिक्वायरमेंट। मतलब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की जो क्वांटिटी है वो कम से कम रिक्वायरमेंट को हमारी रीच करे, हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, ठीक है। देखो कंट्रोलिंग सिस्टम फॉर्मल होगा तभी बेटर होगा, क्योंकि अगर वो इनफॉर्मल होगा तो काहे का कंट्रोल, बेसिकली काहे का कंट्रोल अगर वो इनफॉर्मल है तो ये चीज तो नोन है कि कंट्रोलिंग सिस्टम जितना फॉर्मल हो उतना बेटर होता है, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम शुड बी कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए कंट्रोलिंग सिस्टम। ऐसा नहीं ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के साथ वो बीच बीच में डेविएट कर रहा है, ठीक है। It should be built into the horizontal activity relationship and vertical authority relationship। बोल रहा है horizontal activity relationship और vertical authority, वैसे authority vertical ही चलती है, और तो vertical authority relationship के साथ में मैच होना चाहिए। In a sense, the organization structure is a control system designed to achieve predetermined goal effectively। तो बोल रहा है ऐसा डिजाइन करो शुरू से कि हम लोगों के predetermined जो गोल्स है उसको अचीव कर पाए। Controls are nothing more than means to certain ends। They are not ends in themselves। They should constantly focus on goal to be achieved, on the values to be preserved and the interest to be promoted। बोल रहा है कंट्रोल सर कभी भी खत्म होने के लिए नहीं बनाए जाते, कंट्रोल कभी भी एंड नहीं है। कंट्रोल इज बेसिकली क्या बोलते हैं, हमारा ऐसा फंक्शन है जो हमको किसी भी चीज को एंड करने से रोक सकता है। बेसिकली हमारी जो चीज खत्म हो सकती थी उस डेविएशन को पकड़ के उस चीज को खत्म होने से रोक सकता है, तो दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आर नथिंग मोर देन मीन्स टू सर्टेन एंड्स, ठीक है। दे आर नॉट एंड्स देमसेल्फ। वो बोल रहा है खुद वो एंड नहीं है पर वो चीजों को एंड होने से रोकता है, ठीक है। Next step, the control system should be economical to operate। Economy need not, however, be exercised at the most cost of effectiveness। Sometimes a simple, inexpensive control system may match within the expensive, highly sophisticated one in terms of effectiveness। क्या बोल रहा है, कंट्रोल सिस्टम ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है, हम लोगों के पॉकेट फ्रेंडली हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि पॉकेट फ्रेंडली यानी सस्ते कंट्रोल सिस्टम भी हाईली इफेक्टिव, सोफिस्टिकेटेड, क्रिटिकल और टेक्निकल टू हैंडल कंट्रोलिंग सिस्टम से इफेक्टिव प्रूव हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। द कंट्रोल सिस्टम शुड गिव ड्यू अलाउंस टू द फैक्टर्स और वेरिएबल्स व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बट व्हिच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल। बोल रहा है कंट्रोल सिस्टम उन चीजों को भी एड्रेस करे जो कि कंट्रोलेबल नहीं है बट फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। दे आर नॉट कंट्रोलेबल, सो वहां कंट्रोल सिस्टम लगाने का फायदा क्या है, तुम ऐसा सोचोगे, पर ना, कंट्रोल सिस्टम ऐसी चीज को भी एड्रेस करना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम शुड बी डिजाइंड टू मेजर एंड इवेल्युएट द डाइवर्स डायमेंशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। बोल रहा है जो डाइवर्सिफिकेशन होता है जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है उसको एड्रेस करना चाहिए क्या, कंट्रोल सिस्टम।
एंड एक्टिविटी एरियाज गिविंग एप्रोप्रिएट वेटेज टू ऑल द रेलेवेंट वेरिएबल्स हैविंग बियरिंग अ परफॉर्मेंस। और बोल रहा है सारी ऐसी एरिया है, सारे ऐसे वेरिएबल एरियाज, वेरिएबल क्या होता है, चेंज, वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है, फिक्स क्या होता है जो चेंज नहीं होता, दिस इज फिक्स, दिस इज वेरिएबल। तो सारे वेरिएबल एरियाज को ध्यान से वो एड्रेस करे कंट्रोलिंग सिस्टम, ताकि डेविएशन हम जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और फैक्टर्स डिजर्व टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। तो बोल रहा है क्वालिटेटिव जो फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स, उन लोगों को हमको ध्यान में रखना चाहिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव गोल्स शुड आल्सो बी केप्ट अंडर वॉच बाय कंट्रोल सिस्टम बिकॉज बोथ मीन्स एंड एंड्स आर इंपॉर्टेंट। बोल रहा है जो मीन्स है, द मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव गोल्स, उनको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कंट्रोलिंग सिस्टम डिजाइन करते टाइम, क्योंकि मीन्स के साथ एंड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग सोचोगे सिर्फ एंड को हम फोकस करें, हम लोग एंड क्या होता है, एंड तुम्हारा डिजायर्ड गोल है। व्हाट डू यू मीन बाय एंड, तुम्हारा डिजायर्ड गोल है, तो तुम इसी में फोकस करोगे तो रह जाओगे, तुमको मीन्स पे भी फोकस करना एट द सेम टाइम जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स एंड एंड्स, ठीक है। फाइनली द कंट्रोल सिस्टम शुड बी understandable to those whose performance is sought to be regulated. The requirement of control should be communicated into a simple and straightforward manner to those who are to abide by the system. बोल रहा है जिन लोग उस सिस्टम में रह के, उस सिस्टम का पार्ट रह के वहां पर काम करेंगे, उन लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, सोबर, एकदम देसी भाषा में कंट्रोलिंग सिस्टम समझ में आनी चाहिए, ताकि वो इफेक्टिवली वर्क करे। क्योंकि अगर टेक्निकल है और उनको समझ में नहीं आया तो वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल शब्दों में उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो तुमको याद नहीं करने हैं, बस तुमको पता होनी चाहिए कि दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। मतलब कंट्रोल सिस्टम सेट करने के पहले क्या प्री डिटर्मिनेशन होता है, क्या पहले की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब की बात है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल समरीज द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द अबव डिस्कशन ऑन द कंट्रोलिंग फंक्शन। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कितने हैं इन टोटल, 13 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक एक वर्ड को समझ लेते हैं, शॉर्ट में दिया है तो पढ़ लेते हैं, पूरा पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसको शॉर्ट में कुछ ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दीज आर प्रिंसिपल्स, तो वी कैन से दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो बोल रहा है द टास्क ऑफ कंट्रोल इज टू इंश्योर दैट प्लान सक्सीडेड बाय डिटेक्टिंग डेविएशन फ्रॉम प्लान्स एंड फर्निश अ बेसिक फॉर टेकिंग एक्शन टू करेक्टिव पोटेंशियल और एक्चुअल डेविएशन। बोल रहे टास्क कैसे बनने चाहिए, कंट्रोलिंग ऐसी होनी चाहिए कि प्लान्स को एक्चुअल प्लान को स्टैंडर्ड के साथ हम लोग कंपेयर करके जो डेविएशन है उसका पता लगा सके, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर डायरेक्टेड कंट्रोल, ठीक है। तो बोल रहा है द मोर अ कंट्रोल इज बेस्ड ऑन अ फीड फॉरवर्ड rather than simple feedback of information, the more manager have the opportunity to perceive undesirable deviation from the plan before they occur and take action in the time prevent। तो बोल रहा है जितना फीड फॉरवर्ड रहेगा, फीड फॉरवर्ड हम लोग क्या बोले, हम लोगों को पहले से पता है कि कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एक मशीन बंद हुई तो हमको पता है कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है, उसके मेजर पार्ट्स हमको पता है, तो हम डायरेक्टली मेजर पार्ट्स चेक करेंगे। तो वैसी फीड फॉरवर्ड बोलता है कि पहले से, मैं पहले भी बता चुका फीड फॉरवर्ड क्या होता है। फीड फॉरवर्ड बोलता है पहले से हमको पता रहना चाहिए कौन सी क्रिटिकल एरिया है, ताकि हम वहीं पर ट्रिगर करें डायरेक्ट, और उसके पहले की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए हम उसको करेक्टिव एक्शन लेके सॉल्व कर ले। तो बोल रहा है जितना ज्यादा जो वो है कंट्रोलिंग सिस्टम वो फीड फॉरवर्ड होगा एज कंपेयर टू सिंपल फीडबैक, उतना ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल लाइक प्लानिंग शुड आइडियली be forward looking because of the time lags in the system of the information feedback, hence control should be directed towards the future by devising proper information forecasting, early warning and rapid response mechanism, ठीक है। तो फोरकास्टिंग वगैरह ये सब हम पहले से करके रख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल रेस्ट इन द मैनेजर चार्ज विद परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर प्लान इन्वॉल्व। तो बोल रहा है जो पर्टिकुलर प्लान जो हम लोग इंप्लीमेंट किए हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस मैनेजर के हाथ में होती है जो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। जो मैनेजर उस प्लान को इंप्लीमेंट करेगा उसी के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा भी होना चाहिए, पूरा भी होना चाहिए वो प्लान, ठीक है। तो देयर इज अ यूनिटी ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल इन ईच मैनेजर पोजीशन। तो इसीलिए बोल रहा है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में एक यूनिटी हर मैनेजर पोजीशन में होनी चाहिए, ताकि मैनेजर करेक्टिव एक्शन लेके टाइम टू टाइम प्लान अचीवमेंट पे ध्यान दे सके। Principle of efficiency of control. The control technique or approach are efficient to detect, illuminate the nature and cause and deviation of the plan with a minimum cost and other unsolvable consequences. तो बोल रहा है बेसिकली हम लोग इतना खर्चा करते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये जो डेविएशन होता है जो स्टैंडर्ड एक्चुअल के बीच में, कम से कम इतनी हाईली इफेक्टिव टेक्निक्स यूज करो कि सस्ते से सस्ते में कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा डेविएशन ऑन टाइम बाहर आए, ताकि ऑन टाइम डेविएशन पे करेक्टिव एक्शन ले सके। ऑन टाइम बाहर आने से क्या फायदा होगा, हम लोग जल्दी से जल्दी एक्शन ले पाएंगे। करेक्टिव एक्शन लेने से जल्दी जल्दी वो डेविएशन ठीक होगा और हम लोग अपने गोल्स के ज्यादा से ज्यादा पास पहुंच पाएंगे। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जितना खर्चा तुम कर रहे हो ना कंट्रोलिंग में, कम से कम उतना पैसा वसूल होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोलिंग का उतना फायदा हमको मिलना चाहिए, ठीक है, ये बात है। द रिजल्ट ऑफ कंट्रोल शुड बी वर्थ देयर कॉस्ट बोथ इन मॉनेटरी एंड ह्यूमन टर्म्स, ठीक है। द एडवर्स ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंट्रोल हैज स्पेशली टू बी गारंटीड अगेंस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, तो हायर द क्वालिटी ऑफ एवरी मैनेजर इन अ मैनेजर सिस्टम,
दे वुड एंश्योर अ हाई क्वालिटी ऑफ मैनेजर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन बिहेवियर। तो सिंपल सी बात है, बोल रहा है क्वालिटी जितनी हाई होगी हर मैनेजर की मैनेजरियल सिस्टम के अंदर, तो उतना ज्यादा वो हाई क्वालिटी मैनेजर डिसीजन लेगा और उतने ज्यादा उसके एक्शन जो है वो उतने हाई क्वालिटी के हमको दिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल की बात की है। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान, the more the plans are clear, complete and integrated and the more the controls are designed to reflect such plan, the more effective control will serve need of the manager। तो बोल रहा है जितना तुम्हारा प्लान क्लियर, कंप्लीट और इंटीग्रेटेड दिखेगा और उतना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा कंट्रोल डिजाइन और रिफ्लेक्ट करेगा उन प्लान्स को, जो प्लान तुम लोग बनाए उन प्लान को रिफ्लेक्ट करेगा, तो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा कंट्रोल मैनेजर को और उतना ज्यादा क्लियर, कंप्लीट और इंटीग्रेटेड प्लान जो है वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे कंट्रोल को फैसिलिटेट कर पाएंगे। जितना ज्यादा तुम वेगिश नहीं रखोगे चीजों को, तुमको वेग नहीं बनाना ना प्लान, तुमको प्लान वेग नहीं बनाना। भैया वेग क्या होता है? वेग मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को दूं यहां पर, तो मैं बोला मेरे को इस साल अपनी सेल्स बढ़ानी है, मेरे को इस साल अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो अब ये हो गया प्लान। अब तुम इसको कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस साथ कंपेयर करो, तो तुम देख रहे हो सेल्स तो बढ़ गई, तुम देख रहे हो सेल्स तो बढ़ गई, पर बात यहां पर उठ रही वेग है ना, कितनी बढ़ानी थी, कैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड साथ कंपेयर करूं, कितनी बढ़ानी थी मेरे को क्या पता। पर अगर तुम लिख रहे हो 10% से सेल्स बढ़ानी है, तब फिर तुम चेक कर सकते हो सेल्स तो बढ़ी है पर सिर्फ 5% से बढ़ी है, मतलब 5% का अभी भी क्या है, डेविएशन है। तो दैट इज व्हाट वी कैन से कि प्लान क्लियर, अंडरस्टूड और कंप्लीट होना चाहिए, तो उतना अच्छा कंट्रोलिंग पॉसिबल हो पाता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सुटेबिलिटी। So the more that the organization structure is clear, complete and integrated, and the more the controls are designed to reflect the place in the organization structure where the responsibility for action lies, the more they facilitate correction of the deviation from plan। तो बोल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जितना क्लियर, कंप्लीट और एकदम क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे उतने अच्छे कंट्रोल बन पाएंगे और उतने अच्छे से हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कंपेयर कराएंगे, उतने अच्छे से डेविएशन को एड्रेस कर पाएंगे और उतने अच्छे से करेक्टिव एक्शंस ले पाएंगे। तो बेसिकली बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होना चाहिए, तो कंट्रोलिंग भी अच्छे से हो पाती है। पहले बोल रहा था प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, प्लानिंग कंप्लीट होनी चाहिए तो कंट्रोलिंग अच्छे से हो पाती है, अब बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड फॉर करेक्शन डेविएशन मस्ट बी पिन पॉइंटेड क्लियर इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बोल रहा है जो भी रिस्पांसिबिलिटी, एग्जीक्यूशन, प्लान और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स होगा वो सब क्लियर कट होना चाहिए ताकि कंट्रोलिंग अच्छे से हो पाए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल। So the more that the control techniques and information are understandable to individual manager who must utilize them for result, the more they will be actually used and the more they will be result in effective control। तो बोल रहा है जितने अच्छे से कंट्रोल टेक्निक्स और इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होंगे किसको, इंडिविजुअल मैनेजर को, उतने अच्छे से वो यूटिलाइज कर पाएगा रिजल्ट्स के लिए, उतने अच्छे से वो यूटिलाइज कर पाएगा रिजल्ट के लिए। द मोर लाइकली दे विल बी एक्चुअल यूज्ड एंड द मोर लाइकली दे विल बी रिजल्ट इन इफेक्टिव कंट्रोल। तो जितने अच्छे से वो यूज होगा उतने अच्छे से रिजल्ट हमको मिलेंगे। ठीक है, जितने अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन होगा उतने अच्छे रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कंट्रोल टेक्निक शुड बी टेलर्ड ऑन द पर्सनैलिटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैनेजर, एटलीस्ट दे शुड बी इंटेलिजिबल टू देम एंड विद इन देयर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कम से कम इतना अच्छा कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि एक मैनेजर की पर्सनैलिटी और ओरिएंटेशन को मैच करे और उसको अंडरस्टैंडेबल हो, कम से कम उसकी अंडरस्टैंडिंग में आए, उसकी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबकॉन्शियस और इंटेलिजेंस लेवल के बराबर होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम। बहुत ज्यादा टेक्निकल भी हो तो अच्छा नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड। इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट एंड सुटेबल स्टैंडर्ड। बोल रहा है एक कंट्रोल को इफेक्टिव बनाने के लिए कम से कम तुमको ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्यूरेट, सुटेबल स्टैंडर्ड्स फॉर्म करने पड़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय रेफरेंस टू स्टैंडर्ड शुड बी वेरीफिएबल, स्पेसिफिक और सिंपल। जो मेजरमेंट करेंगे वो वेरीफिएबल, स्पेसिफिक और सिंपल होना चाहिए। स्टैंडर्ड शुड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल हु हैव अबाइड ऑफ देम। और कम से कम स्टैंडर्ड जो है वो उन पीपल्स की रिस्पेक्ट करे जो उसको फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, लाइक लेबर फोर्स जो है उसको फॉलो करने वाले हैं, तो उन लोगों की रिस्पेक्ट उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। चलो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर्स अटेंशन टू दोस, वो जो मैं तुम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल समझाया ना, बेसिकली ये वही है। क्रिटिकल टू द अप्रेजल परफॉर्मेंस अगेंस्ट एन इंडिविजुअल प्लान, मैनेजर शुड कंसंट्रेट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ द परफॉर्मेंस इन अ सिलेक्टिव एरिया पिक्ड अप ऑफ अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो सिलेक्टिव एरिया पे मैनेजर को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। तो वही है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वाला है ये पॉइंट। द मोर मैनेजर कंसंट्रेट कंट्रोल एफर्ट्स ऑन द एक्सेप्शन दैट आर मोर एफिशिएंट विल बी रिजल्ट ऑफ देयर control. The principle suggests that managers should concentrate on a significant deviation, both positive और negative from plans। तो बोल रहा है significant deviation पे ज्यादा फोकस करे, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो।
ठीक है, तो वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और प्रिंसिपल बाय एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल, इफ द कंट्रोल्स आर रिमेन इफेक्टिव डिस्पाइट फेलियर और अनफोर्सिन चेंजेस टू द प्लान, फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड देयर डिजाइन, सिंस प्लान्स हैव टू बी फ्लेक्सिबल टू ऑर्डर टू इफेक्टिव कंट्रोल हैज टू आल्सो बी फ्लेक्सिबल। तो बोल रहा है जैसे प्लान को फ्लेक्सिबल हम रखते हैं, मैं तुम लोग को पहले भी बता दिया वाला पॉइंट कि प्लान को फ्लेक्सिबल रखते हैं, वैसे कंट्रोल को भी फ्लेक्सिबल रखना जरूरी है, ठीक है, ताकि हम लोग जो भी हम लोगों को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोलिंग को भी चेंज कर सके प्लान्स के अकॉर्डिंग। Principle of action, control is justified only if indicated and experienced deviation from plans are corrected through appropriate planning, organizing, staffing and leading. The principle affirms the essential unity of the management। तो बोल रहा है सिर्फ प्लानिंग कर लेने से सिर्फ डिसाइड कर लेने से चीजों को नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन एक्शन लेवल पे भी हम लोगों को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और लीडिंग जैसे एक्शन में भी सारी चीजों को यूनाइट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए, काम करते हुए चलना है, तब हम कंट्रोलिंग इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ठीक है, ओनली बाय इंडिकेटेड ऑन एक्सपीरियंस डेविएशन फ्रॉम प्लान्स करेक्टेड थ्रू एप्रोप्रिएट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और लीडिंग। ठीक है, जो भी प्लान्स है उनको इनके साथ मग अप करना है, वो करना है, मर्ज करना है, और यूनिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत एसेंशियल है। ठीक है, या ये सब चीजें अगर तुम कंट्रोलिंग कर रहे हो तो बेसिकली तुम लोगों के जाने से फंक्शन है वो यूनाइट होते हुए दिखेंगे, सारे फंक्शन साथ में, बोलते हैं ना पांचों उंगली साथ में, जैसे पांचों फंक्शन साथ में तुम्हारे वर्क करते हुए दिखेंगे। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों के कितने पॉइंट्स हो गए हैं, अब कुछ ट्रिक बनाते हैं इतने सारे याद करने के लिए, क्योंकि 13 पॉइंट है। तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं, मैंने तुम्हें डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया एफिशिएंटली, मैंने तुम्हें डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया एफिशिएंटली, डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया एफिशिएंटली, और एश्योरेंस दी कि फ्यूचर में तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में और एश्योरेंस दी कि फ्यूचर में तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाओगे, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाओगे। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए एक्शन लेना चालू कर दो, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिटिकल पॉइंट पे ध्यान नहीं देता। तो अब तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गए तुम्हारे पॉइंट्स, स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक्शन लेना चाहिए। हाँ, तो ये तुम्हारे सारे 13 पॉइंट्स हो गए। ये स्टोरी तुमको याद रखना है कि मैंने तुम्हें डायरेक्ट और कंट्रोल किया ताकि एफिशिएंटली, मैंने तुम्हें डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया एफिशिएंटली, फुल स्टॉप, और एश्योरेंस दी कि फ्यूचर में तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्शनल इंडिविजुअल अपने आप को एज एन इफेक्टिव एक्सेप्शनल इंडिविजुअल अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाओगे। तो अब तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक्शन लेना चाहिए।
तो ये बेसिकली हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पॉइंट्स। तो ये स्टोरी तुम याद रख सकते हो अगर तुमको ये 13 पॉइंट याद रखने हैं तो, कि मैंने तुम्हें डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया एफिशिएंटली और एश्योरेंस दी कि फ्यूचर में तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाओगे। तो अब तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारा 13 तो तुमको प्रिंसिपल याद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। तो टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग होता है पहला बजटरी, दूसरा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, चौथा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और पांचवा होता है मैनेजमेंट ऑडिट। तो एक एक करके सब देखेंगे। तो पहला होता है बजटरी। बजट काहे के लिए बनाते हैं? बजट कब बनता है? हर साल फाइनेंशियल बजट आता है, गवर्नमेंट रिलीज करती है फरवरी के महीने में, है ना। तो बजट हम क्यों बनाते हैं? बजट हम बेसिकली एक साल के लिए जनरली बनाते हैं, एक साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसमें हम लोग एस्टिमेटेड बजट या कॉस्ट हम लोग या फिर किसी भी चीज हम टाइम बजट भी बनाते हैं, हम कॉस्ट बजट बनाते हैं, हम एम्प्लॉइज बजट भी बनाते हैं, बहुत सारे बजट होते हैं टाइप के। ठीक है, तो हम बजट बनाते हैं एक साल के लिए ताकि हम एक एस्टिमेशन लगा सके कि कितना हमारा इस साल का जो है हमारा जो औकात है, बेसिकली औकात बोले वो है, और फिर उसको हम लोग एक्चुअल के साथ में कंपेयर करते हैं। तो देखो बजट आर यूजफुल टूल फॉर कंट्रोल, अरे ये छोड़ो, जो कि परमिट करता है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, रेगुलेशन एंड करेक्शन ऑफ एंटरप्राइज एक्टिविटी अलोंग विद डिजायर्ड प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है बजटरी कंट्रोल के? तो पहला ट्रांसलेशन ऑफ एंटरप्राइज गोल इनटू सब गोल्स of the various operating units which are further operationalized and standard of performance and target of achievements, sales, market sales, share, production, profit etc over a short period of time, say 6 months और एक साल के लिए। तो क्या बोल रहा है? ट्रांसलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सब गोल्स में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मेजर गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे गोल्स मतलब छोटे छोटे अचीवमेंट, छोटे छोटे बजट्स, उस पर डिवाइड कर देता है। और वेरियस ऑपरेशन यूनिट्स में, ठीक है, विच आर फर्दर ऑपरेशनलाइज और स्टैंडर्ड ऑफ एज अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि फिर से ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एज अ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, परफॉर्मेंस के लिए एज अ स्टैंडर्ड हम उसको ले लेते हैं, जिसको हम बजट बोलते हैं। और अचीवमेंट्स कि हमको ये अचीव करना है, जैसे कि इतनी सेल्स करनी है, इतना मार्केट शेयर हम लोगों को गेन करना है, इतना प्रोडक्शन करना है या इतना प्रॉफिट मार्जिन हमको कमाना है। और ये जनरली 6 मंथ या 1 ईयर के लिए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, बोल रहा है डिटरमाइन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑपरेशनल गोल्स। भाई कितना रिसोर्सेज हम लोगों को लगेगा अपने ऑपरेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, उस बारे में बात कर रहा है। जैसे कि फंड कितना रुपए लगेगा, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर, इक्विपमेंट, टाइम और सो फॉर। तो दिस इज बजट अकॉर्डिंग टू जनरल सैंक्शन फॉर द एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ बजटरी रिसोर्सेज टू द वेरियस यूनिट्स ओवर द बजटरी पीरियड। ठीक है, जनरल हम लोगों को किसको किसको कितना कितना सैंक्शनिंग देना है, कितना कितना अलॉटमेंट करना है, बेसिकली एलोकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, devolution of the necessary authority and fixing of the accountability for the planned performance standards and target among the various executive position। various executive position में हमको बताता है कि planned performance जो है वो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सबको स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। बजट पकड़ा दो सबको अपने आप समझ में आ जाएगा। उनके हाथ में, सबके एक हाथ में पर्ची दे दो बजट की, उनको समझ में आ जाएगा प्लान परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, टारगेट, स्टैंडर्ड और टारगेट। Establishment of appropriate system for monitoring, measuring, evaluating the pace and quality of operation as a continuous basis। अप्रोप्रिएट सिस्टम बनाता है जिससे हम मॉनिटर, मेजर, इवेल्युएट कर सके पेस मतलब स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। कंटिन्यूअस बेसिस पे हम जो भी हमारी क्वालिटी या परफॉर्मेंस है उसको हम लोग चेक कर सके। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट, they include initiation or required measure to ensure that actual performance is in compatibility with the budgeted performance, deviation, variance and analysis and remedial measures exhibit taken। बेसिकली हम लोगों का एट द एंड ऑफ द डे बजट क्या हेल्प करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने में और डेविएशंस को करेक्ट करने में। तो पूरा चैप्टर कंट्रोलिंग इसी पे बेस्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करो और डेविएशन पे करेक्टिव एक्शन लो, दैट्स ऑल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं पढ़ाऊंगा नहीं, खुद पढ़ना, सेल्फ रीडिंग। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस चीज में हेल्प करता है? पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस में हेल्प करता है। ट्रेंड एनालिसिस तुम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम में पढ़ोगे, जिसमें हम लोग पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले 2 3 4 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके रेवेन्यू, सेल्स, प्रॉफिट, ये सब कंपेयर करते हैं कि आने वाले समय में कितना होगा या कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हर बार 2-3% से अराउंड बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज, तो इस साल भी 2-3% बढ़ना चाहिए। तो वो 2-3% क्या हो गया, मेरा स्टैंडर्ड हो गया। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लूंगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? ब्रेक इवन एनालिसिस व्हेन रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। ठीक है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली मेरे को प्रॉफिट मार्जिन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, जिसमें वेरियस कॉस्ट जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सबको कंसीडर करता हूं और अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने की कोशिश करता हूं कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज करके।
तो इसमें मैं कुछ कुछ पढ़ा देता हूँ, जिसको कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस भी बोलते हैं। टूल होता है जो कंट्रोल द साइज ऑफ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ठीक है, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द वेरियस वॉल्यूम ऑपरेशन, द एप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑपरेशन नीडेड टू ऑब्टेन, वही सब लिखा है। बोल रहा है ब्रेक इवन ग्राफ कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन अ रफ बेसिस यूजिंग द अवेलेबल प्रोजेक्टेड डेटा ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बता दिया है, सेल्स वॉल्यूम ऑफ द एंटरप्राइज टू अराइव एट द ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट एट विच द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मैं पहले भी बता दिया ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, ठीक है, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, इसको हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी बोलते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ब्रेक इवन एनालिसिस कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन कंप्यूटर टू प्रोजेक्ट हाउ स्मॉल चेंजेस इन द यूनिट टारगेट प्रॉफिट एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी इन्फ्लुएंस वन अनदर। तो बोल रहा है ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो कंप्यूटर्स के यूज से, तो हम लोग को ये पता चलेगा कि कितना छोटा चेंजेस जो है यूनिट प्राइस में, टारगेट प्रॉफिट में, लेवल ऑफ एक्टिविटी में एक बड़ा चेंज ला सकता है दूसरी चीजों पे, ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर। Break even analysis is adopted as a tool of profit planning. It is thus a technique for both planning and controlling. तो planning और controlling दोनों में यूज होता है, क्यों? क्योंकि ये बेसिकली हम लोगों को प्रोजेक्टेड प्रॉफिट निकालने में हेल्प करता है। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट मतलब इस साल कितना प्रॉफिट हो सकता है वो निकालने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक ऑटोमेशन इन्वायरमेंट है जहां पर कंप्यूटर के अंदर सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और सारे प्रेजेंट डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिविजनल बेसिस पे हो, चाहे वो फंक्शनल बेसिस पे हो, सब लोग डेटा फीड करते हैं और मैनेजर को हेल्प करता है पॉलिसी फॉर्मेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फ्यूचर फोरकास्टिंग में, ठीक है। तो मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि तुमको सारी इंफॉर्मेशन मैनेजर को एक ही जगह पे प्रोवाइड कर देगी, जिससे मैनेजर पॉलिसी मेकिंग कर सकता है और टारगेट स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, जिससे वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को बाद में कंपेयर कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑपरेशनल फंक्शन और गैदरिंग, स्टोरिंग, कलेक्शन डेटा इन इंफॉर्मेशन। तो ये मेन है, गैदरिंग और स्टोर करना, ऑन कन्वर्टिंग डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि सारे डेटा को एक जगह पे कलेक्ट करके उसको यूज करना, ठीक है। MIS इनकॉर्पोरेटेड हिस्टोरिकल करंट प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव और नॉन क्वांटिटेटिव। बोल रहा है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल होती है, चाहे क्वांटिटेटिव हो, नॉन क्वांटिटेटिव हो, सब कुछ, पुरानी नहीं, सब कुछ। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन समरी एंड डिटेल फॉर्म एज नीडेड बाय द मैनेजर। बोल रहा है मैनेजर को जरूरत पड़ती है पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए, तो समरी बेसिस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन, इशू, स्ट्रेटेजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑपरेशनल, हर टाइप की इशू के लिए, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ऑपरेशनल हो, हर चीज के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अनेबल करता है मैनेजर को तो इंप्रूव करे क्वालिटी और टाइमलीनेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग, पर्टिकुलर सिस्टमैटिक। तो बेसिकली वही बात बोल रहा है जो मैं तुम लोग को ऑलरेडी समझा चुका हूं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर को एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन देता है, ताकि विदाउट एनी डिले मैनेजर तुरंत ऑन इमीडिएट बेसिस जो भी का स्टैंडर्ड है वो सेट कर पाए और जो स्टैंडर्ड है एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके डेविएशन पे एक्शन ले पाए। प्लस ये ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को कम करता है, ये एक पॉइंट तुमको थर्ड स्लाइड में दिखेगी, जो कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प करता है कि कोई भी वर्क ओवरलैप ना हो, कोई भी एक काम के लिए दो बंदे ना बैठ जाए, तो वो ओवरलैपिंग कहलाती है, एक काम के लिए एक ही बंदा। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने में भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखो तुम लोग, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, है ना, बेसिकली तुम लोग को तो मैं फ्री में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन जो हम लोग बिजनेस करते हैं कोचिंग का, तो उसमें भी ऑटोमेशन है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ऐसे कि बच्चा मेरे को ऐसे डायरेक्टली देख पाता है और मेरे से डाउट पूछ पाता है, ठीक है। तो वो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मैनेजर को इमीडिएट बेसिस पे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में हेल्प करता है ऑन ए रेगुलर एंड इमीडिएट बेसिस, इतना फास्ट, इतना एक्यूरेट होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट तो बेसिकली एक वॉलंटरी फंक्शन है कि जिसमें मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट काम कर रही है, उसको चेक करने के लिए कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, बाहर से कोई फर्म को अपॉइंट किया जाता है, बाहर से आउटसाइडर को बुलाया जाता है कि आप आके चेक करो कि हमारी मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। लास्ट टॉपिक है, बस इतना देख लो, फिर उसके बाद तो वीडियो खत्म हो जाएगी। लाइक जरूर ठोक देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है तुम लोगों को वीडियोस, ठीक है। मेहनत करो, इस बार एक ही बार में क्लियर करना है CMA फाउंडेशन, बस ये हमारा टारगेट है। तो मैनेजमेंट ऑडिट is defined as a systematic evaluation of the function, performance and effectiveness of a management। पहले भी बोल दिया, इवेल्युएशन मतलब एग्जाम करना, चेक करना कि जो मैनेजमेंट है उसका फंक्शनिंग, परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस जो है वो सही से चल रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
इट इज दस एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट बाय एन आउटसाइड फर्म। आउटसाइडर लोग आके करते हैं ये काम, ऑडिट का काम बाहर वाले लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर घर वाले लोग ही करेंगे ऑडिट का काम तो अपने काम को कौन बुरा बोलता है, बायसनेस हो जाएगी। मैनेजमेंट खुद मैनेजमेंट का ऑडिट करेगी तो बोलेगी हाँ अच्छा काम चल रहा है, क्यों, बायसनेस, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंस एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑडिट में कवर ऑल एंड सम मेजर फैक्टर्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज मैनेजमेंट। तो बोल रहा है डिपेंड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट कितनी अथॉरिटी तुमको दे रही है, तुम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को ऑडिट करो या कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स है उसका बस ऑडिट तुमको करना है, ठीक है। A few major areas which could be exposed to the search of light management audit are listed as follows। तो कुछ एरियाज जो है हम लोगों को बताए गए नीचे मैनेजमेंट ऑडिट में जो कवर हो सकते हैं। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट इज एन एग्जाम। अभी के लिए बस इतना ही याद रखो, ऑडिट की बेसिकली डेफिनेशन होती है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। पर अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो अभी के लिए तुम मान लो ऑडिट का मतलब होता है एग्जाम, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ देन एक्शन एंड द मैनर इन विच दे आर परस्यूड एंड आल्सो द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस अचीव। तो बोल रहा है कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी पॉलिसी प्रोग्राम बनाए गए थे, कैसा एक्शन लिया गया था, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया गया था और कितनी सक्सेस अचीव हो पाई, इसको चेक करो। दूसरा, डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रोल्स, एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप। जो डिजाइन और ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का और कितने रोल्स, एक्टिविटीज और रिलेशनशिप है उसको चेक करो, ठीक है। The manner and efficiency with which resources and assets are mobilized, developed, allocated, utilized, safeguard, including the human resource management। तो चेक करो किस मैनर्स और एफिशिएंसी के साथ जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के और एसेट है मोबिलाइज हुए, मोबिलाइज मतलब चेंज हुए, यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ है, और डेवलप हुए, एलोकेट हुए, यूटिलाइज हुए, सेफगार्ड हुए, और ह्यूमन रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको चेक करो। डिजाइन करो ऑन फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम एंड ऑपरेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जो वेरियस सिस्टम और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि इंस्टॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करो कि सही से काम कर रहे कि नहीं। मैनर इन विच द मैनेजमेंट टीम एंटिसिपेट एंड साइज अप एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स एंड डिजाइन एप्रोप्रिएट एडॉप्टिव सिलेक्ट स्ट्रेटजीज टू कोप अप विद देम। तो बोल रहा है मैनर इन विच मैनेजमेंट की जो टीम है वो एंटिसिपेट की साइज अप एक्सटर्नल एनवायरमेंट को और एलिमेंट्स को और डिजाइन की एप्रोप्रिएट एडॉप्टिव स्ट्रेटजी ताकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ वो कोप अप कर सके। एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, सोशल हो सकता है, लीगल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है। वो फैक्टर्स को कैसे एड्रेस की मैनेजमेंट, कैसे करेक्टिव एक्शन ली, क्या करेक्टिव एक्शन सही से काम किए कि नहीं, वो सब चीजों को चेक करो, ठीक है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट टू व्हाट एक्सटेंट इट इज कंड्यूसिव फॉर कॉपरेशन, हार्मनी, क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या माहौल चल रहा है, क्या कॉपरेशन है, क्या हार्मनी चल रही, क्रिएटिवनेस, प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन कैसा है एम्प्लॉइज का, वो सब चेक करो। मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉइज के साथ, वो सब के लिए सर्वे या क्वेश्चनायर वगैरह भरवाओ, ठीक है। और द क्वालिटी ऑफ मैनेजर डिसीजन, देयर साउंडनेस, टाइमलीनेस एंड इफेक्टिवनेस। तो बोल रहा है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी कैसी है, उनकी साउंडनेस कैसी थी, टाइमलीनेस कैसी थी और इफेक्टिवनेस कैसी थी, मतलब कितने जल्दी एक्शन लिया गया, कितना सही एक्शन था, कितना सही डिसीजन था उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, वो सब भी चेक करो। तो देखो मैं तो बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को हर इस पॉइंट में अलग अलग एग्जांपल दे सकता था, लेकिन बेसिकली अभी तुम लोग फाउंडेशन लेवल पे हो, उतर ऑडिट के ऊपर हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। इंटर पे आओगे तो अगर किसी बहुत अच्छे टीचर से ऑडिट पढ़ोगे तो देखना बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी वहां पर होती है, ठीक है। जब तक प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे चीजों को तब तक समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर मैं जैसे कि अब देखो लास्ट वाला ही है तो उसमें बोल रहा था क्वालिटी ऑफ मैनेजर डिसीजन, जैसे कि मान लो कोई डिमोनेटाइजेशन हो गया तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने तुरंत एक्शन लिया कि जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है उसको हम लोगों को जल्दी जल्दी लिक्विड में मतलब जो लिक्विड फॉर्म में जो भी एसेट्स है उनको हमको जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना है। ये सब तो मैनेजमेंट कितने जल्दी उसको डिसीजन ले पाई, एड्रेस कर पाई, और जो डिसीजन ली उससे कितना ज्यादा हमारा जो लॉस हो सकता था वो बच गया। पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होना नहीं चाहिए, कैश अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ये आपकी इनएफिशिएंसी को दर्शाता है। तुम लोग सोचोगे भैया कैश ज्यादा है तो इनएफिशिएंसी कैसी हुई, इसका मतलब ये कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, तुम कैश ज्यादा रखते हो, तुम इन्वेस्टमेंट कम करते हो। कैश है तो भाई इन्वेस्ट करो उसको, एक्सेस सरप्लस मनी है तुम्हारे पास कैश और बैंक में तो तुमको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कैश ज्यादा है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनएफिशिएंसी दिखाता है। इन्वेस्टर लोग जनरली ऐसे ही देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो वो सारी बातें हैं, तुम्हारे पास इतना ही कैश होना चाहिए जो तुम्हारी इमीडिएट बेसिस पे जो पेमेंट होने वाली यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, इतना ही कैश तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम लोग सोचोगे अंबानी की बैलेंस शीट में तो करोड़ों का कैश रहता है, तो हाँ तो उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी तो करोड़ों की है। क्रेडिटर्स ये सब जो है वो जो वेजेस एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी पड़ती वो भी तो करोड़ों में है, तो उसके पास एडिक्वेट है, ठीक है। तो डिपेंड करता है फर्म टू फर्म, तो वो सब चीजें, तो इसके ऊपर मैं घनिष्ठ चर्चा कर सकता था पर मैं नहीं किया। ऑडिट का मतलब होता है बेसिकली मैनेजमेंट को चेक करना कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, मैनेजमेंट एड्रेस कर रही है कि नहीं, मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही है कि नहीं, मैनेजमेंट टाइम टू टाइम डेविएशंस को
ठीक कर पा रही है कि नहीं, मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन ले पा रही है कि नहीं, मैनेजमेंट के डिसीजन कितने इफेक्टिव हो रहे हैं, वो सब बाहर से एक फर्म आके चेक करेगी कि मैनेजमेंट काम सही से कर रही है कि नहीं, मैनेजमेंट कुछ घपला तो नहीं कर रही, कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रही, कुछ झूठी झूठी चीजें तो नहीं बता रही हमको, तो वो सब चीजें बाहर से फर्म आके चेक करेगी, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। तो इसके साथ तुम्हारा ये वाला पोर्शन खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमको कम्युनिकेशन पढ़ना है, तो हम लोग मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सलाम।